स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसमें एक ऐसे आतंकवादी को मारा गया जिसे कश्मीर का ओसामा कहा जाता था। वो आतंकी जिसे बुरहान वानी के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना सबसे बड़ा टॉप कमांडर बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हिजबुल का वही सबसे बड़ा आतंकवादी, वही टॉप कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही आतंकी जिसके भरोसे पर अलकायदा ने कश्मीर में पहली दफ़ा अपने कदम रखे, उसे अंसार गज़वतुल हिंद का चीफ बनाया। हम बात कर रहे हैं जाकिर मूसा की। कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा जाकिर राशिद भट्ट जाकिर मूसा बन गया, ये आज आपको पता चलने वाला है। ये पता चलेगा कि कैसे पहली बार एक ऐसा आतंकवादी सामने आया जिससे न सिर्फ भारत को खतरा था बल्कि पाकिस्तान की ISI भी उससे डर चुकी थी। क्यों आखिर जाकिर मूसा ने हुर्रियत के लीडर्स को लाल चौक पर मारने का ऐलान किया था, और आखिर कैसे उसने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हुए, चैलेंज करते हुए ये बात कही थी कि कितनी भी फोर्स बिठा लो, कितनी भी फोर्स ले आओ, हम कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। इस जाकिर मूसा का अंत कैसे हुआ ये आज आपको बताने वाले हैं। उस ऑपरेशन के बारे में आपको पता चलेगा। शुरुआत से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। कश्मीर के पुलवामा में त्राल एरिया के अंदर एक गाँव है नूरपुरा। इस गाँव में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे अब्दुल राशिद भट्ट। अब्दुल राशिद भट्ट उस समय जम्मू कश्मीर सरकार के एक सिविल इंजीनियरिंग विभाग में काम करते थे बतौर सीनियर इंजीनियर। एक अच्छा पद था, एक समृद्ध परिवार था, अच्छी ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली थी। अब्दुल राशिद भट्ट के 3 बच्चे थे। अब बच्चों के बारे में देखिए तो पहला जो उनका बड़ा बेटा था शाकिर, जिसका नाम था, आगे जाके एक सर्जन बना, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है। बेटी शाहीना थी तो उसकी नौकरी लगती है एक बैंक एग्जीक्यूटिव के तौर पर, उसने भी काम करना अच्छा शुरू किया। लेकिन अब्दुल राशिद भट्ट का एक तीसरा बेटा, जो तीसरा बच्चा था, उसका नाम था जाकिर। साल 1994 की गर्मियों में जुलाई के महीने में जाकिर का जन्म हुआ था। जाकिर को बचपन से ही हर चीज़ मिल चुकी थी अपने आसपास। फैमिली में सारी सुविधाएं उसको दी जा रही थी, एक एजुकेटेड परिवार भी था और पिता क्योंकि अच्छी पोजीशन पे थे तो उसके लिए, और छोटा बच्चा था घर का, तो उसके लिए हर एक चीज़ उसकी लाई जाती थी जो भी वो चाहता था। पढ़ाई करानी शुरू की जाकिर की। सबसे पहले नूर पब्लिक स्कूल में उसका दाखिला कराया जाता है। 10वीं क्लास तक उसने यहाँ पर पढ़ाई की, लेकिन फैमिली उसकी स्टडी के ऊपर, उसकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर एक तरह से करती थी। उसकी परफॉर्मेंस कैसी है स्टडी के अंदर, कैसी पढ़ाई वो करता है। तो इस वजह से जैसे ही उसने ये क्लास 10th यहाँ से पास की है नूर पब्लिक स्कूल से, उसके बाद उसे त्राल भेज दिया जाता है। त्राल में एक गवर्नमेंट रन हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पर उसका दाखिला करा दिया जाता है। यहाँ वो रहना शुरू करता है, आगे की अपनी 11th-12th की जो पढ़ाई थी वो करनी शुरू करता है। लेकिन ये वो साल आ चुका था, साल 2010। साल 2010 में दरअसल इस समय कश्मीर का माहौल बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, अनरेस्ट पूरे कश्मीर में छाया हुआ था। जाकिर इसी समय पर अपने घर आता है। घर आया, गर्मियों की उसकी छुट्टियां थी और इस समय कश्मीर में, पूरे कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। दरअसल हुआ क्या था कि एक 17 साल का लड़का था तुफैल अहमद माटू, उसकी मौत हो चुकी थी एक प्रोटेस्ट के चलते। वो पत्थरबाजी वहाँ पर कर रहा था और सारी चीज़ें जब वहाँ लगातार चल रही थी, उस बीच में उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ कश्मीर में बहुत ही गर्म माहौल था। प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे, पत्थरबाजी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर की जाती थी लगातार। यहाँ जो प्रोटेस्ट थे, इसमें जब जाकिर अपने घर पे इसी दौरान आया था तो जाकिर के पिता और ख़ुद जाकिर इन प्रोटेस्ट में शामिल हो लेते हैं। ये लोग इन प्रोटेस्ट में जाते हैं शामिल होने के लिए। वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अफसर तैनात थे, उनमें से कुछ पुलिस वालों ने इन दोनों को पकड़ लिया और उसके बाद जाकिर और उसके पिता को पूछताछ करने के लिए जब ले जाया गया, इंटेरोगेशन, सख्त इंटेरोगेशन उनसे की गई, बातचीत की गई, तो उस समय पर जाकिर के जहन में ये सारी बातें जो थीं वो कहीं ना कहीं रह गई थी। मामला खैर आगे जाके रफ़ा दफ़ा हुआ। जाकिर को अब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती थीं, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो कश्मीर के इस टेंशन भरे माहौल से दूर चला जाए, कहीं उसकी जो पढ़ाई है 12th के बाद कहीं उसको दूर भेजा जाए। तो 2011 या 12 के आसपास की बात बताई जाती है, जब उसने 12th क्लास अपनी कंप्लीट की है, पिता ने डिसाइड किया कि इस माहौल से उसको दूर भेजने के लिए उसे कश्मीर से बाहर भेज दिया जाए सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए। यहाँ पंजाब को चुना जाता है पिता के द्वारा। पंजाब के एक कॉलेज में, अब क्योंकि कॉलेज का नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं है उस तरीके से, तो वहाँ उस कॉलेज में उसे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवा दिया जाता है। अब यहाँ कॉलेज लाइफ तो शुरू हो चुकी थी जाकिर की, लेकिन उसके दिमाग में लगातार कश्मीर में जो मसले चल रहे हैं, जो टेंशन्स हैं, उनके बारे में बातें वो सोचता रहता था। इस समय उसको कई बार ये खबरें भी सुनने को मिलती थी कि कैसे
उसके स्पेसिफिक उसके एरिया का जहाँ से वो आता है, त्राल से, कश्मीर में, वहाँ का जो यूथ है, जो वहाँ के लड़के हैं, वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। एक दफ़ा उसके दोस्त ने पंजाब में इस कॉलेज में उससे कहा भी कि कश्मीर में कुछ अलग चल रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ पे लोग, लड़के जो हैं वो लगातार मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर जाकिर ने बहुत ही उग्र होकर, बहुत ही इस तरीके से एक बात कही थी कि हम कश्मीरी स्टूडेंट्स को कुछ करना चाहिए अपनी जगह के लिए। तो यहाँ से साफ समझ में आता था कि उसका दिमाग जो था वो सिविल इंजीनियरिंग में नहीं लगता था, वो अभी भी यही सारी चीज़ें सोचता रहता था कश्मीर से बाहर जाने के बाद भी। खैर, ये साल 2013 आ चुका था। 2013 के अंत के कुछ महीनों की बात बताई जाती है। जाकिर इस समय इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में आ चुका था। ये वही समय था, आप देखें अगर, तो कश्मीर में सेम इसी समय पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर बुरहान वानी बहुत फेमस हो रहा था। उसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी दरअसल, एक तरह से आप देखें तो 2013 से 14 तक एक ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी जिसमें बुरहान सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अपने वीडियोज़, पोस्ट, फ़ोटोज़ दिखा कर प्रमोट करता था मिलिटेंसी को, लोगों को, जो लड़के थे उनको ब्रेन वॉश करता था। और कश्मीर में उसको ये जो मिलिटेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा मानने भी लगे थे। हिजबुल का एक सबसे करिस्मेटिक, मोस्ट करिस्मेटिक कमांडर उसको कहा जाता था। इंटरनेट का इस तरह से यूज़ करता था कि उसके इंटरनेट पर हज़ारों फॉलोअर हो गए थे। कश्मीर के अंदर कई ऐसे हज़ारों लोग थे, लड़के थे जो उसको फॉलो करते थे। तो एक इस तरह का कमांडर था जो कि टेक सेवी था, ब्रेन वॉश करता था बहुत तेज़ी से लड़कों को। तो इसकी लगातार रिक्रूटमेंट ड्राइव जो थी वो चल रही थी। यही वो समय था जब जाकिर एक तरफ पंजाब में था, अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग लगातार कश्मीर में लगा रहता था। तो इसी समय पर जाकिर के एक सबसे क्लोज़ करीबी दोस्त ने उसे परस्यूट किया, उसे कहा कि तुम्हें मिलिटेंट रैंक ज्वाइन करनी चाहिए, तुम्हें मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेनी चाहिए इस समय पर। जाकिर के दिमाग में मानिए ये बात कहीं बैठ गई थी। यही चीज़ सोचते हुए उसने अगले कुछ ही दिनों के अंदर अपनी पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग की 3rd ईयर में वो आ चुका था, अचानक से छोड़ दी। वो इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद में अपने पेरेंट्स को बिना बताए, अपनी फैमिली को बिना बताए सीधा अपने घर आ जाता है। कश्मीर आया एक दिन अचानक से। उसका बर्थडे भी आने वाला था कुछ ही 8-9 दिनों के बाद में। तो लोगों ने सोचा, घर वालों ने सोचा इस वजह से आया होगा। लेकिन इस बीच में उसने बुरहान वानी से किस तरह संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट कैसे साधने हैं, ये सब चीज़ें निकालनी थी। ऐसे लोगों से वो संपर्क में आ चुका था बहुत ईजिली। और ये रिक्रूटमेंट ड्राइव भी ऐसी चलती थी कि लोग बड़ी आसानी से ऐसे जो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन इनको ज्वाइन कर रहे थे उस समय पर। तो ये सारी चीज़ें वो कर चुका था। अचानक एक दिन कश्मीर आ जाता है, अपने घर में आ जाता है। 17 जुलाई 2013 की बात बताई जाती है कि अचानक अपने घर में जब वो आया है तो एक दिन रात को गायब हो जाता है, घर से बाहर चला जाता है। पूरी रात निकल गई, जब घर नहीं आया। अगले दिन सुबह फैमिली पूरी परेशान हो रही थी। बाकी लोगों से ही पूछा गया फैमिली के द्वारा, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में, 2 से 3 दिन के बाद में, एक लेटर उस परिवार को रिसीव होता है। ये लेटर किसी और का नहीं, जाकिर का था, जाकिर राशिद भट्ट का था। इसमें उसने साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि मुझे मत ढूंढिएगा, मैंने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। जाकिर के हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करने के साथ ही उसका कमांडर बना बुरहान वानी। बुरहान के साथ उसने कई साल बिताए, करीबन 3 साल का समय यहाँ से निकलता है। बुरहान वानी का वो करीबी बन चुका था, ऐसा क्लोजेट बन गया था कि बताते हैं कि दोनों साथ में काम करते थे, साथ में मिलिटेंट्स को रिक्रूट करते थे, ब्रेन वॉश किया करते थे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। 3 साल निकले, साल 2016 आया। साल 2016 में एक बार फिर से कश्मीर में प्रोटेस्ट लगातार चल ही रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तडार पे उनके निगाहों में बुरहान वानी बना हुआ था और मोस्ट वांटेड कमांडर बन चुका था इस समय तक हिजबुल मुजाहिदीन का। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, गर्मियों में 2016 की 8 जुलाई को एक ऑपरेशन किया जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। एक ऐसा ऑपरेशन किया गया अनंतनाग में, कोकरनाग एरिया के अंदर, बमडूरा विलेज में, बमडूरा गांव में, जहां पे इंटेल मिलती है बुरहान वानी के छुपे होने की। वो अपने 3 साथियों के साथ यहाँ पे छुपा हुआ था, 3 आतंकवादियों के साथ में। सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँचती हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और बुरहान वानी को, जो सबसे बड़ा हिजबुल मुजाहिदीन का टैक्स सेवी कमांडर, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कमांडर जिसको कहा जाता था, द पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी, सोशल मीडिया टेररिस्ट, इसे मार दिया जाता है। तो 8 जुलाई 2016 को बुरहान का चैप्टर जैसे ही ख़त्म हुआ, इसके बाद अचानक से पूरे कश्मीर में अनरेस्ट फैलना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी गई, सैकड़ों सिविलियंस मारे गए। 4 महीने करीबन तक ये प्रोटेस्ट चले, बताया जाता है। और ये सब कुछ हो रहा था इस वजह से क्योंकि बुरहान वानी को, एक आतंकवादी को, मारा गया था। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है कई सारी चीज़ों पर। लेकिन खैर, बुरहान के मरने के 4 दिन के बाद ही, यानी 12 जुलाई 2016 का वो दिन था जब हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना एक स्टेटमेंट लोकल कैडर में, मिलिटेंट्स के,
एक रिलीज़ किया स्टेटमेंट, ये बताते हुए कि अब अगला कमांडर कौन होगा। और उस स्टेटमेंट में कहा गया था कि अब से आज से ओवरऑल कमांडर कश्मीर का हिजबुल मुजाहिदीन का जाकिर राशिद भट्ट होगा। जाकिर राशिद भट्ट को इसी समय एक नाम दिया गया, जाकिर मूसा AKA महमूद गजनबी। कहा गया कि जाकिर मूसा अब से ओवरऑल कमांडर होने वाला है कश्मीर का। और इसके बाद जाकिर मूसा ने अपना ये जो काम था, अब यहाँ से इसको जाकिर नहीं जाकिर मूसा ही कहा जाएगा, क्योंकि यही वो था इंजीनियरिंग छोड़कर बुरहान वानी का एक क्लोज एसोसिएट बनता है, एड बनता है, आतंकवादी बनता है हिजबुल मुजाहिदीन में, उसके बाद उसके जगह ले लेता है। तो यहाँ से अब जाकिर मूसा का एक जो सफ़र था आतंकी करियर वो शुरू हो जाता है। एक महीने बाद ही 16 अगस्त 2016 को जाकिर ने एक 8 मिनट का अपना वीडियो मैसेज जो था वो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। ये जो मैसेज था इसमें वो कश्मीर के लोगों से कह रहा था कि ये जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें एक्टिवली सपोर्ट करो, इसको एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो, और तब तक तुम्हें ये करना है जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। कंटिन्यू योर मूवमेंट टिल आज़ादी, ये उसके वर्ड्स थे। और यहाँ इसने इस वीडियो में एक और ऐसी चीज़ कही थी जिस पर सबका ध्यान गया। दरअसल ये एक इस तरह का स्टेटमेंट था कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का बनाया हुआ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक आतंकी संगठन, लेकिन उसने यहाँ पे इस वीडियो में कहीं भी पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मर्जर की बात ही नहीं की। ये हिजबुल मुजाहिदीन के खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था कि हमारा बनाया हुआ एक नया कमांडर, और ये कश्मीर के पाकिस्तान मर्जर की बात ही नहीं कर रहा है अपने एजेंडा के अंदर, उसको मेंशन ही नहीं कर रहा है। तो खैर ये वीडियो जो था वो बहुत वाइडली शेयर्ड हुआ, सभी जगह इसको डाला गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी था। लेकिन इसी पीरियड में जाकिर ने कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक अपना स्टेटमेंट जारी किया। उसने ये कहा उनसे कि तुम लोग सब, जितने भी लोग यहाँ पे अभी हैं कश्मीर के अंदर, वो सभी वापस चले जाओ। ओवरऑल उसका जो सामने आ रहा था एक विज़न, वो ये आ रहा था कि ये जिहाद फॉर कैलिफेट की बात यहाँ पे कर रहा है, वो उसका फोकस है, नॉट कश्मीरियत। तो एक अलग तरीके का एक हिजबुल का कमांडर ये बन गया था। हिजबुल इसे पसंद भी कर रहा था और नापसंद भी कर रहा था, ये दोनों चीज़ें एक साथ में चल रही थी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो थे वो यहीं से देखने शुरू हो चुके थे जब से इसको कमांडर बनाया गया था जाकिर मूसा को। खैर 2017 में ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो थे वो और ज़्यादा सामने आने लगे। जाकिर मूसा जो था दरअसल वो ग्लोबल जिहाद की बात करता था, कश्मीर में इस्लामिक कैलिफेट की बात करता था, इस्लामिक स्टेट कश्मीर को बनाने की बात करता था। सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल उसे नहीं चाहिए था, वो ये साफ अपने बयानों में कहने लगा। मार्च 2017 में जाकिर ने एक वीडियो रिलीज़ किया। इसमें वो ये कह रहा था कि कश्मीर का स्ट्रगल सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं है, ये इस्लाम की सुप्रीमेसी के लिए है, शरिया लॉ लागू करना है। वो ये कह रहा था कि नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी इस्लाम में हराम है। और ये उसका एक इतना बड़ा जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था, ये पूरी तरह से दिखाता था कि वो प्योर इस्लामिक रूल चाहता है कश्मीर के अंदर। तो ये खतरे की बात भारत के लिए भी थी, पाकिस्तान के लिए भी बन रही थी, और पाकिस्तान के ऐसा इसको समझ भी रही थी। ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ से चलना शुरू होती हैं। इसी महीने 2017 में, अगले महीने 2017 में, मई 2017 को, 9 मई को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC के जो लीडर्स थे, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, मिरवेज़ उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक, इन तीनों ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। हिजबुल के इस तरह के स्टेटमेंट देखते हुए जाकिर मूसा के, इन्होंने कहा कि कश्मीर का स्ट्रगल जो है वो पॉलिटिकल है, रिलीजियस नहीं। ये सारी चीज़ें आप अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो आप समझ पाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेशर आता है, उसके बाद में इस तरह के स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए जाते हैं। कहा गया कि कश्मीर का जो स्ट्रगल है वो पॉलिटिकल है, रिलीजियस नहीं है। ये स्टेटमेंट जैसे ही आया हुर्रियत के लीडर्स का, ये जाकिर मूसा को नापसंद, नागवार गुजरा। वो इससे बेहद नाराज़ हो गया। उसने 12 मई 2017 को ही, कुछ ही दिनों के बाद, अपना एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ किया और उसने साफ तौर पर ये धमकी देते हुए कहा कि ये जो लीडर्स हैं, हुर्रियत के लीडर्स हैं, स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस लीडर्स हैं, इनके गले काट दिए जाएंगे लाल चौक पर अगर ये जो कश्मीर का जो इशू है उसे पॉलिटिकल बनाएंगे। ये हम यहाँ पे इसको सिर्फ इस्लाम के लिए कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर इस्लाम है ये हमारा, कश्मीर का इशू है बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का बयान पहली बार सामने आया था किसी भी आतंकवादी संगठन के कमांडर के द्वारा कि उसने इस तरह की चीज़ कही हो। ये पहली बार हो रहा था कि कोई टेररिस्ट कमांडर किसी भी तंजीम का जम्मू कश्मीर में पब्लिकली थ्रेटन कर रहा हो फिज़िकल हार्म का सेपरेटिस्ट लीडर्स को। तो ये सारी चीज़ें कश्मीर में हो रही थी। और नॉट ओनली सेपरेटिस्ट लीडर्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टेटमेंट जो था इसने पाकिस्तान की ISI को भी शेक करके रख दिया था, क्योंकि वो लगातार सपोर्ट करते थे इन सेपरेटिस्ट को, टेररिस्ट ग्रुप्स को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। अब जैसे ही यहाँ हुर्रियत के लीडर्स को धमकाने का एक
वायरल ऑडियो क्लिप सामने आता है जाकिर मूसा का, हिजबुल के उस टॉप कमांडर का, तो अगले ही दिन 13 मई 2017 को हिजबुल मुजाहिदीन के स्पोक्स पर्सन ने, सलीम हाशमी ने, एक तो ऐसे आतंकी संगठनों के स्पोक्स पर्सन और पॉलिटिकल एडवाइज़र ये सब होते हैं तो ये हास्यास्पद है अपने आप में, क्योंकि जिहाद करते हैं ये लोग। खैर, सलीम हाशमी जो था, ईमेल स्टेटमेंट उसका एक सामने आया, उसने लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ को कश्मीर में एक स्टेटमेंट दिया। उसमें ये कहा कि मूसा जो है उसका स्टेटमेंट हम रिजेक्ट करते हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है हिजबुल मुजाहिदीन के लिए। यानी अपने ही टॉप कमांडर का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इससे इनकार कर दिया हिजबुल मुजाहिदीन ने, कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है और ये सिर्फ उसके पर्सनल ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे नहीं। जैसे ही हिजबुल ने अपना ये स्टेटमेंट जारी किया, इस पर जाकिर मूसा ने जवाब ये देते हुए कहा कि अगर हिजबुल मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो मैं आज से हिजबुल को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, और यहाँ मैं आज से ही अपना जो एसोसिएशन है हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वो वापस लेता हूँ। साफ़ हो चुका था सभी के सामने कि हिजबुल को उसी के टॉप कमांडर ने, जो उसका सबसे बड़ा आतंकवादी हुआ करता था, उसी ने छोड़ दिया है और अब वो हिजबुल का ही दुश्मन बन गया है। जाकिर मूसा हिजबुल से निकल गया। ये जो रिफ्ट आया हिजबुल और जाकिर के बीच में, इसने अपॉर्चुनिटी दी अलकायदा को। अलकायदा को एक रास्ता देखा, इस्लामिक स्टेट को एक रास्ता देखा कश्मीर में अपनी ब्रांचेज इस्टेब्लिश करने का। जम्मू कश्मीर के अंदर मूसा जैसे आतंकवादी को, उस जैसे एक खुखार आतंकवादी को लालच देकर एक बहुत बड़ी पोजीशन का, और उसने ऐसा ही किया अलकायदा ने। 13 मई के बाद एक और स्टेटमेंट जाकिर मूसा ने एक मैसेज में अपना रिलीज़ किया। उसने ये कहा कि मैंने एक नया ग्रुप बनाया है जो कि प्योरली इस्लाम के लिए लड़ेगा। हम कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, शरिया लॉ इन्फोर्स करेंगे। और 2 दिन के बाद ही आप अगर देखें तो जैसे ही उसने छोड़ा है ये हिजबुल मुजाहिदीन का पद अपना, 15 मई 2017 को यहाँ उसने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को, नई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को कश्मीर के अंदर उसका ऐलान किया, जिसका नाम था अंसार गज़वत उल हिंद। अंसार गज़वत उल हिंद के बनने के 1.5 से 2 महीने के बाद ही 27 जुलाई 2017 को ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट GIMF ने, जो कि अलकायदा का एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, तो उससे अलकायदा ने एक अनाउंसमेंट कराया और उसमें साफ तौर पर जाकिर मूसा की बात कही गई थी। ये कहा गया कि जाकिर मूसा अब से अलकायदा के कश्मीर यूनिट का हेड है, उसका चीफ बन चुका है, यानी कि अंसार गज़वत उल हिंद का। साफ था यहाँ से कि अब जाकिर मूसा किसी भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं रखता है। वो अब प्योरली इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है अलकायदा की, प्योर इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, उसको कश्मीर में सेटअप करेगा, उसको बढ़ावा देगा। और साफ़ तौर पर यहाँ ये बात समझी जा रही थी कि पूरे भारत में जिहाद करना चाहता था अब जाकिर मूसा। ये जब अनाउंसमेंट हुआ है तो इसके बाद जाकिर मूसा मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर बन चुका था पूरे कश्मीर के अंदर, और AGUH एक नई ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जो कि अलग खतरा थी भारत के लिए। 2017 की गर्मियों में अब इसने अपना काम और तेज़ी से शुरू किया। जाकिर मूसा ने एक ऑडियो मैसेज रिलीज़ किया था। उसने उसमें इंडियन मुस्लिम्स के लिए, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको एक तरह से बोलते हुए ये कहा था कि गज़वा-ए हिंद फाइनल बैटल है जो मुस्लिम्स को चाहिए भारत को कॉन्कर करने के लिए। इस तरह की बातें वो करने लगा था। इसके कुछ समय के बाद में उसने एक अपना 4 मिनट का वीडियो मैसेज रिलीज़ किया था, जिसमें वीडियो मैसेज के अंदर बैकग्राउंड पे अलकायदा का एक जो फ्लैग है, ब्लैक बैनर है, वो लगा हुआ था। AK-47 राइफल्स उसके पास में रखी थी, वर्ल्ड मैप लगा हुआ था, और अपनी कश्मीरी एक्सेंट उर्दू में वो इस तरह से बातें कर रहा था। कुछ ऐसी उकसाने वाली बातें थीं जो कि भारतीय मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टारगेट करके की जा रही थी। ये सारी चीज़ें उसने करनी शुरू की। 2 महीने के बाद 4 अगस्त 2017 को एक और वीडियो मैसेज जाकिर मूसा ने रिलीज़ किया, और उसमें उसने कहा कि हाल ही में जो एनकाउंटर हुए हैं जिसमें हमारे 2 आतंकी भाई मारे गए हैं, ये उसका कहना था। उसने कहा अबू दुजाना और आरिफ लिहारी की वो बात कर रहा था। उसने कहा अबू दुजाना और आरिफ लिहारी जो हैं, जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भारत के साथ में एनकाउंटर में मारे गए हैं, ये दोनों ही, इन दोनों ने LET छोड़कर, लश्कर तैयबा छोड़कर AGUH ज्वाइन कर लिया था, यानी अंसार गज़वत उल हिंद हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्हें हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चला, इस्लाम के बारे में पता चला, उस तरीके से कि हम कैसे इस्लाम के कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ से उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, और इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मारा है। ये सारी चीज़ें जब इसने बोलना शुरू की, क्यों कर रहा था? जिससे कि खुद का एक PR कर सके, लोगों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी बना सके अपनी इस नई ऑर्गेनाइजेशन की। ये सारे स्टेटमेंट धीरे धीरे वायरल भी होने लगे। कश्मीर में ये चीज़ें फैलती जा रही थी। ऑडियो मैसेजेस, जाकिर मूसा वीडियो रिलीज़ करता जा रहा था। 31 अगस्त 2017 को उसका एक और मैसेज आया। इसमें इस बार उसने पाकिस्तान को टारगेट किया,
उसने कहा कि कश्मीर जिहाद जो है पाकिस्तान उसे बिट्रे कर रहा है। ऑब्जेक्टिव जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान सरकार से, उसके एजेंट से, उसकी आर्मी से क्लियर करना है। उसने ये भी थ्रेटन किया कि भारत को भी हम हिंदुओं से आज़ाद कराएंगे, हिंदुओं को यहाँ से हटाएंगे और पूरे भारत के अंदर जो इस्लाम है उसको लाएंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी जो शरिया लॉ है उसको इन्फोर्स करेंगे। ये सारी चीज़ें वो कर रहा था और ये वो एक वीडियो मैसेज था 31 अगस्त 2017 में, जब पहली बार उसने AGUH ने एक तरह से अलकायदा की इस अंसार गज़वतुल हिंद ने भारत को और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए उन्हें टारगेट किया। यहाँ उसने साफ तौर पर यह कहा था, नाम लेते हुए पीएम मोदी का, कि चाहे कितनी भी फोर्सेस आप जुटा लो, कितनी भी फोर्सेस यहाँ पे लगा दो, हमारे मिशन को नहीं रोक सकते कि कश्मीर को हम एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे। अब एक तरफ जाकिर मूसा बड़े बड़े स्टेटमेंट अपने देता जा रहा था, रिलीज़ करता जा रहा था। इधर सितंबर 2017 में उसी की पुरानी ऑर्गेनाइजेशन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल ने जाकिर मूसा के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। ये किया गया था इस वजह से क्योंकि जाकिर मूसा ने अपने पिछले वीडियो में पाकिस्तान को भी टारगेट किया था। तो इस बार हिजबुल ने ये पोस्टर्स लगवाए शोपियान के अंदर। आधी रात को कई सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं शोपियान में और उन पर ये लिखा गया था कि जाकिर मूसा जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का एक एजेंट है, वो इंडियन एजेंट है, भारतीय खुफिया जासूस है, जो कि यहाँ पे कई सारे कश्मीरीज़ को ख़त्म करा रहा है, इस तरह के जो मूवमेंट है उनको दबा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। एक आरोप था जो हिजबुल के द्वारा जाकिर मूसा के ऊपर लगाया गया कि वो एक एजेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस का। लेकिन यहाँ से देखा यह गया कि जाकिर मूसा की जो पॉपुलैरिटी थी वो एक बार फिर से बढ़ती जा रही थी। एक तरह जब पहले 2014 में बुरहान वानी की जो पॉपुलैरिटी थी, उस तरह की पॉपुलैरिटी एक बार फिर से किसी आतंकवादी की कश्मीर में देखी गई और वो था जाकिर मूसा। जाकिर मूसा मोस्ट वांटेड मिलिटेंट तो बन ही चुका था, मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन चुका था, लेकिन एक आइकन, मिनी आइकन जो था कश्मीर वैली में, ये जिहादी सर्कल्स में, ये वो बनता जा रहा था बुरहान वानी के बाद। सिक्योरिटी फोर्सेस भारत की लगातार इस समय उसे ट्रैक करने की कोशिश करने लगी थी 2017 से ही। कई बार ये बताया जाता है इस पूरे साल में कम से कम 4 बार ऐसे, 3 से 4 बार ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसके पास तक पहुंची हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं थी कि वो वहाँ पे है, उस जगह मौजूद है। इस वजह से वहाँ पे एनकाउंटर किया नहीं गया। ये सारी चीज़ें चलते चलते साल 2018 आया। 2018 आते आते तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत की जाकिर मूसा के ग्रुप में करीबन 11 लोग हुआ करते, 10 से 11 लोग, उनमें से 8 लोगों को 2 साल के अंदर ख़त्म कर दिया था। यानी 2017 और 18 में 8 लोगों को मार दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। भारत के लिए वो A++ कैटेगरी का टेररिस्ट था। सोशल मीडिया पर उसके हज़ारों फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और जो ऐसे लोग, कई बार जब प्रोटेस्ट होते थे कश्मीर में, तो जाकिर मूसा के लिए नारे लगाए जाते थे वहाँ के रेडिकलाइज यूथ के द्वारा, कुछ ऐसे लड़कों के द्वारा जो ब्रेन वॉश हो चुके थे। मूसा मूसा, जाकिर मूसा, इस तरह के नारे जो थे वो यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए थे कश्मीर के रेडिकलाइज कई सारे ऐसे लड़कों ने जो ब्रेन वॉश थे। उसने इस दौरान में अपना अपीयरेंस भी बदला। पहले बताया जाता था जो उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आते थे उसमें वो छोटी दाढ़ी रखता था, जीन्स पहन के चलता था, लेकिन अब उसने लंबी दाढ़ी रखना शुरू कर दिया था। अब वो ट्रेडिशनल कश्मीरी कोट पहन के अपने वीडियोस बनाता था। तो सारे चेंजेस जो थे वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज देखती जा रही थी इन सब वीडियोस में भी, क्योंकि जिस दिन पकड़ा जाएगा उसे ख़त्म तो करना ही था। इस बीच में जाकिर मूसा जम्मू कश्मीर के बाहर भी भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट करना शुरू कर चुका था। ये बात सामने इस तरह से आती है कि 2 कश्मीरी स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया था पंजाब के जलंधर में एक कॉलेज के अंदर, इन्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि इन लोगों ने 4 ग्रेनेड फेंके थे, ग्रेनेड अटैक किया था एक पुलिस स्टेशन पर मकसूदन में। तो यहाँ पे इस वजह से इन्हें पकड़ा गया। जब NIA ने चार्जशीट फाइल की तो उसमें सामने समझ में आया, निकल के आया इंटरोगेशन में, कि इसके तार सीधे जाके इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के जाकिर मूसा से जुड़ते हैं, जो कि AGUH का चीफ है, अलकायदा की एक इस तरह की कश्मीरी यूनिट, पहली कश्मीरी यूनिट का हेड है। और ये यहाँ टारगेट कर रहा है भारत में हर सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को ब्लास्ट करने का, टारगेट करने का, अटैक करने का उसके ऊपर पूरे भारत में। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो थी वो यहाँ से निकल कर सामने आ चुकी थी। अच्छा, इस समय पर ये भी जानकारियाँ थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में कि जाकिर मूसा ने इस दौरान में 2018 के आसपास में आखिरी कुछ सालों तक आते आते वॉर लाइक स्टोर्स बना लिए थे अपने। जिस तरह से अलकायदा ऑपरेट करता है वैसे ही अब ये कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था। इसके पास में वहाँ पे रॉकेट होते थे, रॉकेट लॉन्चर्स होते थे, ग्रेनेड लॉन्चर्स होते थे, प्रोजेक्टाइल्स होते थे और ह्यूज एम्यूनिशन वहाँ पे स्टोर करता था। तो इस तरह के भी कई अपने बेस इसने बना के रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी कई सारी रिपोर्ट्स में ये कहा कि जाकिर मूसा जो है उसका टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जम्मू कश्मीर में, बैंक हाइस्ट में, ग्रेनेड अटैक में, सभी में नाम लगातार आ रहा है। इस समय
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से जाकिर मूसा के पीछे लगी हुई थी। वो अपने इलाके ठिकाने अपने चेंज करता जाता था। हर अगले दिन कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस जब आती थी तो उसको वेरीफाई किया जाता था, लेकिन जब वो सही साबित नहीं होती थी या फिर हम 100% श्योर नहीं होते थे तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता था। साल आ जाता है 2019। 2019 आया। 23 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी एक बार वापस बड़ी मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट होकर आती है। लेकिन यही वो 23 मई का दिन था, 23 मई 2019, यही वो रात थी जब कश्मीर के सबसे वांटेड आतंकवादी की इंटेलिजेंस जो थी वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इसी रात को आ चुकी थी। इंटेलिजेंस आती है कि ददरसा विलेज में, ददरसा गांव में, त्राल एरिया, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, यही वो जगह है जहां पे एक केमिस्ट के घर में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जाकिर मूसा छुपा हुआ है। जैसे ही ये खुफिया जानकारी आती है इसके बाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन ददासुर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, 42 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इन सभी ने मिलकर एक ऑपरेशन प्लान किया था। ददासर गांव जो था यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला था। इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया जाता है और CASO जो प्रोसेस था उसको शुरू किया गया, यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो था ये पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। इंटेलिजेंस बिल्कुल सटीक थी इस बार, 100% सारे ऑफिसर्स जो थे उस पर राज़ी थे। पता चल चुका था कि जाकिर मूसा इसी घर में छुपा हुआ है। 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, एक केमिस्ट का घर था वो। फोर्सेज ने यहाँ पे इस पूरे घर को घेर लिया। घर को घेरने के बाद ओनर को भेजा जाता है जाकिर मूसा के पास नेगोशिएट करने के लिए। ये कहा जाता है कि अगर पीसफुली बाहर आ जाओगे तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाकिर मूसा ने रिफ्यूज़ किया। उसके पास में उस समय पर AK-47 राइफल्स वहाँ पे मौजूद थी और UBGL जो ग्रेनेड्स हैं वो उसके पास मौजूद थे। उसने अचानक से ग्रेनेड फेंकना शुरू किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। इसके बाद जो गन फाइट हुई है, करीबन 10 से 11 घंटे की गन फाइट चली। रात भर एक गन फाइट चलती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई। जाकिर मूसा ने AK-47 का बर्स्ट दिया लगातार। उसके जो 2 लोग उसके साथ में और उस घर में मौजूद थे उन लोगों ने भी लगातार फायरिंग की। 10 घंटे के बाद में दोनों तरफ से जब गोलीबारी हो रही थी, फाइनली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाउस को, उस घर को ब्लास्ट किया जाता है। और जब ये धुआं छटा तो धुआं छटने के बाद में जाकिर राशिद भट्ट अलियास जाकिर मूसा अलियास महमूद गजनबी ग्राउंड पर, फर्श पर पड़ा हुआ था, ख़त्म हो चुका था। जाकिर मूसा अंसार गज़वतुल हिंद का चीफ, अलकायदा जिसके भरोसे पर कश्मीर में दाखिल हुआ, जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ हुआ करता था, जो PM मोदी को, भारत को चैलेंज कर रहा था, क्या हमें रोक नहीं पाओगे, उसे यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख़त्म कर दिया था। जाकिर जब यहाँ ख़त्म हुआ है तो इस घर से भी AK-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, एम्यूनिशन और अदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो थे वो बरामद किए गए। इसकी मौत के बाद भी, जैसे बुरहान की मौत के बाद हुआ था, इसे मारने के बाद भी कश्मीर में अनरेस्ट शुरू हो चुका था। हज़ारों ऐसे लोग थे जो कि सड़कों पर उतर आए थे। 10,000 लोग उसकी फ्यूनरल में, उसके आखिरी जो राइट्स थे उसमें पहुँचे, त्राल एरिया में जहाँ पे उसके राइट्स हुए हैं। और उसके बाद प्रोटेस्ट होने लगे कश्मीर के अंदर। कई ऐसे क्राउड थे, बताते हैं 1,500 से 2,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने जाकिर मूसा के सपोर्ट में नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके गए। और इसके बाद स्कूल्स जो थे उनको भी 1-2 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। इंटरनेट जो था वो सस्पेंड किया गया कश्मीर के अंदर। जून 2019 में अलकायदा के स्पोक्स पर्सन उसामा महमूद ने अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा कि जाकिर मूसा हमारा एक बहुत ही ब्राइट जिहादी था कश्मीर का, उसकी लेगेसी मेंटेन रहनी चाहिए और उसके स्टेप्स पर हम चलेंगे। और उसे कंपेयर यहाँ पे किया गया था अलकायदा के द्वारा। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अलकायदा ने किसी बहुत एक इस तरह के आतंकवादी को, खासकर भारत के अंदर या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी को उसामा बिन लादेन से कंपेयर किया। यहाँ उसामा महमूद ने जाकिर मूसा को उसामा बिन लादेन से, बुरहान वानी से और मुल्ला मोहम्मद उमर से कंपेयर किया था। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसके बाद अलकायदा ने एक बार फिर से वही किया, दूसरे अपने चीफ को ला के बिठाया जाकिर मूसा की गद्दी पर। इस बार उसकी जगह दी जाती है अब्दुल हमीद लेलहारी को। अब्दुल हमीद लेलहारी जो था, अलियास हारून अब्बास इसका नाम था, नया चीफ बनाया जाता है कश्मीर यूनिट का, अंसार गज़वतुल हिंद का, अलकायदा की तरफ से। लेकिन ये भी जो आतंकवादी था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2019 अक्टूबर के महीने में ही, महज कुछ ही महीनों के बाद ही, अवंतीपुरा एरिया में एक एनकाउंटर किया। हामिद लेलहारी को, उसके 2 एसोसिएट्स को मार दिया जाता है। अलकायदा को भारत में
भारत के लिए एक तो ये सबसे बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अलकायदा का एक जो पूरा एक नया यूनिट बन रहा था, अंसार गज़वतुल हिंद, उसको पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाइप आउट कर दिया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ये मेजर सक्सेस थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। न्यू आइडिया ऑफ मिलिटेंसी को यहाँ पे भारत ने एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको यहाँ पता चला अंसार गज़वतुल हिंद के बारे में, ज़ाकिर मूसा के बारे में, और कैसे इसे ख़त्म किया गया। इनफैक्ट इन दोनों को ही कैसे ख़त्म किया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन ददासुर में। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।